तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ू किंग फिर से प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और क्योंकि इसे अब रास्ते अच्छे खासे पता थे, इवन सर्जेंट ने, तीरंदाज ने और वो जो लड़की थी ग्रेसफुल अपने सुझाव इसे दिए थे। तो उसी प्रकार से आगे बढ़ता है और एक पेड़ का जो खोखला हिस्सा होता है ना, वहाँ पर रात गुजारने के लिए ये बैठ जाता है। अब आगे तो फिलहाल अंदर में बैठ करके ये ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर रहा था और क्योंकि यहाँ के नेचर में करप्टेड या बोलो म्यूटेगन स्पिरिचुअल पावर होता है तो उसे एब्जॉर्ब कर रहा था और जो पावर अंदर जा रहा था उसे ये शुद्ध कर रहा था इसकी जो टेक्निक थी उसके थ्रू। और जो करप्टेड पावर था ना, इसके साए में समा जा रहा था क्योंकि इसे पता था कि वो जो साया है वो करप्टेड पावर को डिफोर करता है। और देखो पिछले एपिसोड में ये बोल रहे थे कि 4th लेवल में प्रवेश कर चुका है, बट यहाँ पर बोल रहा है कि ज़्यादा दूर नहीं है, तो पता नहीं, बस इसको थोड़ा सा ग्राइंड करना था खुद को, ऐसा समझ लो, उस लेवल तक जाने के लिए। तो फिलहाल कल्टीवेशन करता है, आंखें खोलता है और इस समय ना वो जो म्यूटेंट जानवर होते हैं उनकी आवाज़ आ रहे थे, एकदम मनो शैतानी आवाज़ थी, ठंडक पड़ रही थी। इससे वो पुराने दिन याद आते हैं जब ये उस शहर के खंडहर में रहा करता था, वही अकेलापन, बट ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये फिर से अपनी साधना में लग जाता है, समय गुजरते जाता है। वैसे तो ये काफ़ी अच्छा जगह ढूंढा था, लेकिन आधी रात बीत चुकी थी और किसी के पैरों के चलने के आवाज इधर आते, ऐसा लगता है बहुत सारे लोग यहाँ से गुजर रहे हो। और जब ये झांक के देखता ना तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। सबसे बड़ी बात तो ये थी, इवन वो जो जानवर होते हैं ना वो भी शांत हो चुके थे। ये और चौकन्ना हो जाता है। अब इसे लगता है कहीं वो जो औरत गाती है उसका तो नहीं है पैरों की आवाज़, लेकिन नहीं, वैसा भी नहीं था क्योंकि गाना वाना सो बज नहीं रहा था। तो फिलहाल ये शांत रहे, इवन सांस भी ना मानो ये रोक सा रहता है। और फिर से वही आवाज़, मतलब बहुत सारे लोगों के चलने की आवाज़ थी और एक ठंडक इसकी तरफ मानो पड़ रही थी, अलग लेवल का कोल्डनेस। और ऐसा तभी होता है ना जैसे उस दिन वो लेडी प्रकट हुई थी तब कोल्डनेस बढ़ गया, या फिर कुछ वैसे लोग प्रकट होते हैं मतलब खूंखार वाले। लेकिन वो लेडी जब प्रकट हुई थी तो मानो इस समय उसकी आत्मा भी फ्रीज हो गई थी, लेकिन इस बार वैसा नहीं था, इस बार ये मूव कर सकता। ग्रूज इसको भूल सकते हो आप, जो इंसानी दरिंदे होते हैं जो म्यूटेंट बन जाते हैं, जो ऐसा भी बोल लो। फिलहाल ये अपने सरिया को कस के पकड़ लेता, आंखें भी कस के बंद कर लेता और थोड़े समय में लगता है कि लोग पेड़ के करीब आ चुके हैं। जू इस दौरान भी आंखें नहीं खोलता। धीरे धीरे सूर्योदय का समय होने लगता है तो वो जो पद चिन्ह थे फिर गायब होते हो जाते हैं, लेकिन जू अभी भी आंखें नहीं खोलता है, बड़े और समय का इंतजार करता है। और जब ये आंखें खोल कर सिर्फ देखता है ना भाई, तो जहां से ये पेड़ के अंदर गया था ना उसे बर्फ से मानो किसी ने सील कर दिया था। फिर भी सूर्य की किरणें क्योंकि बर्फ को भीन सकती है ना, तो आ रही थी, मुक्के मार के बर्फ को तोड़ देता है क्योंकि कल्टीवेटर था। और जो भेड़ियों की हड्डियां थी ना आसपास वो भी जा चुकी थी। पैरों के निशान दिखते, इंसानी पैरों के, मतलब 100 से ज्यादा लोग थे, ऐसा फील हो रहा था क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं होता ना कि 100 से ज्यादा लोग प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करें। और ये एक्चुअल पद चिन्ह थे, ना कि जूते उते के भी निशान नहीं थे, मतलब पैरों के ही निशान थे, ऐसा समझो। तो जू डरता नहीं अब आगे यहाँ से निकल जाता है। कुछ घंटे बीत जाते हैं और ये वहीं पहुंच जाते हैं जहां इनका घमासान हुआ था स्क्वाड थंडरबोल्ट के साथ, सॉरी मतलब जहां पर ये वो पौधे को हासिल किया, मतलब स्क्वाड थंडरबोल्ट जब इसके साथ थी तब की बात है। मतलब वो एरिया जहां पर कि सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती, इतना घंघोर जंगल है। यहाँ थोड़े समय तक ये मतलब सांस उस लेता, आराम से बैठता है। यहाँ से थोड़ी दूर पर वो मंदिर था और फिर बहुत तेजी से उस तरफ बढ़ता है क्योंकि मंदिर से कुछ लाइट की किरणें आती रहती थी, थोड़ा बहुत दिखाई देता था अगर तो सूर्य की किरणें कम भी हैं तो भी। और आगे में से फिर से वो 7 मतलब तो वाला वो पौधा दिखाई देता है जिससे कि ये बटोर लेता है क्योंकि ये बेचने के काम आएंगे। धीरे धीरे 2 घंटे और बीत जाते और शाम का समय होने लगा था और काफी करीब अब ये पहुंच चुका था उस मंदिर के। अब यहाँ पर जो मंदिर था ना उसमें अलग अलग प्रकार के और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स थे, ऐसा लगता मानो कोई महान राज्य रहा हो वैसा दिख रहा था, कुछ पुराना इतिहास हो जो कि मानो ये मंदिर से बताने की कोशिश कर रहा हो। फिलहाल ये अंदर जाता है, ऐसे एक स्टैचू के सामने पहुंच जाता। ज्यादातर जो स्टैचू थे वो फूटे फाटे थे, हालांकि उनके सर और कंधे सही थे और स्टैचू की जो हाइट थी ना जो भी मिनिमम 600 मीटर के आसपास थी। अब पहले के समय में बहुत अच्छा राज्य है, जो भी रहा होगा वैसा था, महानतम रहा होगा शायद, लेकिन अब वो इतिहास की बात है। थोड़े समय तक इस पुतले की तरफ ये देखता है, विचार करता है और अभी तक ये ढूंढ रहा था वो क्रिस्टल्स जिसके बारे में सर्जेंट ने बताया। अब इस दौरान एक बड़े मंदिर की तरफ बढ़ता है। इस दौरान ये अपना दिन कैलकुलेट करता है कि वो जो बंदा इसे इंश्योरेंस मांगने आया था बोन ब्लेड, 4था दिन अब ये आ चुका है और इसने फॉग को कुछ नोटिस किया नहीं था और आज भी वैसा कुछ नहीं था, तो मतलब इसे कुछ करना नहीं पड़ेगा। अब मंदिर के दूसरे साइड में ना असली गहराइयां थी प्रतिबंधित क्षेत्र की और अभी भी थोड़ी थोड़ी दिन की रोशनी बाकी थी, तो ये और अंदर जा सकता। उसके बाद फिर मंदिर में आकर रेस्ट कर लेगा। तो जंगल में दोबारा से प्रवेश करता है और पूरा सतर्क था ये। 1 घंटे बाद ही फिर से मंदिर में वापस आता है और काफी डरा हुआ था क्योंकि जब ये मंदिर से आगे गया था ना 500 मीटर, तो वहां पर वो 7 पौधों वाला जो औषधि है वो मिला था। और जब ये उसे उठाना शुरू करता है ना वहां पर, क्योंकि बहुत सारे थे, फील करता है ना यहाँ पर करप्शन बढ़ने लगता है। वो तो इसका जो साया था वो इन करप्शन को एब्जॉर्ब कर पा रहा था, नहीं तो फिर भाई इसके क्या ही होते हैं।
और आगे मैंने वो जेलीफिश देखता है। जेलीफिश आपको याद होगा जब ये बचाने जा रहा था, शैडो जो उसका था साथी, एक मैं भूल गया नाम, जो मर गया था इनकी टीम का, तो उस समय इसने जेलीफिश देखा था जो कि बहुत स्ट्रांग होते हैं। और यहाँ पर एक नहीं देखा था इसने, 10-10 देखे थे। ये थोड़े छोटे थे लेकिन इंटेंस कोल्ड हो रहा है ये फील करता है। फिलहाल वो जो थे ना पेड़ से झूले हुए थे और सो रहे थे। और जैसे जैसे जंगल में आगे बढ़ता है इसे फील होता मानो कुछ लोग या कुछ जीव या जो भी बोल लो इसे देख रहे हो, इसलिए मंदिर में वापस लौट आया था। और फिलहाल जाके वो सेंसेशन जो था वो कोल्ड हो रहा थी, धीरे धीरे शांत होती है। मतलब समझ लो नहीं, मंदिर के आगे से जो असली हिस्सा शुरू होता है ना प्रतिबंधित क्षेत्र का, वो असली इन द सेंस बहुत गहरा हिस्सा है जहाँ पर लोग आगे जाते ही नहीं है। तो जू जो था अपना एक मंदिर का हिस्सा ढूंढता है जहाँ पर ये सो सकता था। थोड़ा फूटा फाटा एरिया था जिसके अंदर आप घुस के सो सकते हो। इसके बारे में से बेसिकली सर्जेंट ने बताया था। धीरे धीरे रात का समय हो जाता है। जू अपना फिर से साधना में यानी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज में लग चुका था। समय गुजरते जाता है। कुछ कुछ ये जो जानवर होते हैं मंदिर के अंदर आते हैं, लेकिन जू को ढूंढ नहीं सकते थे और उनको थोड़ी पता है। फिर से ना वो जो क्रोइज के जो कदम इसने सुने थे पिछले दिन वैसे सुनाई देते हैं और मानो वो मंदिर के बाहर खड़े। अब ये अचंभित था कि ये यहाँ पर भी आ गए और वो भी इसके पास ही। तो फिर से ये आंखें बंद कर लेता है। कदम के निशान ना, मतलब कदमों की आवाज और ज्यादा आने लगती है। फिर से कोल्ड और फैलना शुरू होता है मानो पूरी सेना हो मंदिर के बाहर इकट्ठा हो रही थी। जू जानता था ये अपने सरिया को फिर से कस के पकड़ लेता है, लेकिन फिर से वो कदमों का निशान रुक से जाते हैं। और जू को लगता है ना कि ये तूफान से आने के पहले का सन्नाटा है। इसके रोंगटे खड़े हो चुके थे, मानो वो जो गुरु थे वो बस थोड़ा सा संकोच कर रहे थे अंदर आने से पहले। और उसके बाद एक उनमें से मंदिर के अंदर प्रवेश करता है। जू उनके कदमों की आवाज सुन सकता था, ये जो टाइल्स होते हैं उसके ऊपर। लेकिन तभी अलग आवाज आती है। मंदिर के अंदर से एक लाइट, एक होली लाइट, गोल्डन लाइट पूरे वॉल्स की तरफ फैलने लगती है, टेम्पल को घेरने लगती है। जू किंग भी इसके अंदर आ जाता है। इवन ना, मतलब ये आंख खोल के देखना भी चाहता था ना, तो भी नहीं देख पा रहा था। इसकी आंखें दुखने लगती, इतनी ज्यादा लाइट चमक रही थी। और ये अब आंखें खोलने की कोशिश तो कर ही रहा था। वो जो पुतले थे ना बहुत सारे, उनमें से ये लाइट आ रही थी। हर एक स्टैचू मानो एक लाइट का सोर्स था। पूरा मंदिर ये जो था वो चमकने लगता है। और मेन जो लाइट का सोर्स था ना वो बड़ा वाला पुतला था। जो उस तरफ देखता, ये जो मंदिर का द्वार था ना उसके आसपास काला धुंध सा दिख रहा है, लेकिन ये देख पा रहा था वो एक इंसानी रूप में दिख रहा था। गोल्डन लाइट जो थी उसी पर चमक रही और उसके पीछे में ना और गहरा सा धुंध दिख रहा था। शैडो मतलब साया रूपी कुछ इंसान दिख रहे थे, सैकड़ों में थे। कुछ इंसानी थे, कुछ जानवर रूपी इंसान थे। और उनके अंदर से वही ठंडक वाली और बाहर निकल रही थी। और उनके और ना ये जो इंसान अंदर प्रवेश किया था उससे कनेक्ट हो रही थी ताकि उसको पावर दे सके, ताकि वो मंदिर में अंदर आ सके। और ये इंसान जो अंदर आने की कोशिश कर रहा था वो चीखे मार रहा था, लेकिन एक कदम और आगे नहीं बढ़ा पा रहा था, मानो इसके प्रवेश को निषेध किया जा रहा था। और जो देखता है वो जो बड़ा वाला पुतला था ना वो मानो जीवित हो चुका था और आगे बढ़ने लगता है एक भगवान के समान। उसके हाथ में एक तलवार थी जैसे कि वो स्विंग करता है। तलवार एकदम सिंपल था, मतलब बहुत ही रिफाइंड और नहीं कह सकते हो, लेकिन उसमें डाउ रेजोनेंस था जो कि स्वर्ग और धरती को हिला सकता था। कोई आवाज भी नहीं आती लेकिन उसकी रूह सी कांप जाती। और सामने वो जो साया रूपी इंसान आगे आया था वो उसके चीखने की आवाज आती। उसके आसपास जो धुंध था ना वो वाष्पित होने लगता है, गलने लगता है। और सामने में फाइनली उस इंसान का शकल दिखता है जो कि काफी बूढ़ा दिख रहा था। आंखों में पुतलियां नहीं थी, उसकी बॉडी खत्म हो जाती है। अब क्योंकि पीछे वाले भी अपने पावर से कनेक्ट कर रहे थे तो वो भी प्रभावित होते और जू इनमें से कुछ को देख पाते, एक को तो पहचान भी लेता है। वो था कैप्टन ब्लड शैडो। और उस गोल्डन लाइट की वजह से वो भी मानो पवित्र हो जाता है और खत्म हो जाता है। मतलब धीरे धीरे सभी गायब हो जाते हैं। मंदिर में भी जो ये लाइट चल रहा था वो गायब हो जाता है। जो पुतला था फिर से अपनी जगह पे आ जाता है और फिर शांत हो जाता है और गेट की तरफ ही देखने लगता है। आंखें मतलब जैसे भी थी, और कि अगर कोई एंटर करेगा तो फिर से शायद ये चमकेगा। जू को विश्वास नहीं हो रहा था उसने क्या देखा था कि वो मर चुका ब्लड शैडो कैसे जिंदा हो गया था। फिर ये पुतले का चमकना, धीरे धीरे सूर्य उग जाते हैं। अगले दिन की सुबह हो चुकी थी। जू किंग अपने विचारों को शांत करता है, अंदर से फिर बाहर निकलता है। फिर से उसी पुतले की तरफ ध्यान से देखता है। पुतला जिंदा है, मर चुका है, क्या है मतलब। और अभी इस मंदिर के पास इतना पावर है तो अपने प्राइम पे क्या ही रहा होगा। मतलब अंधकार इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता था। इस प्रतिबंधित क्षेत्र के बीच में एक ऐसा मंदिर है। सर्जेंट ने इसे इसके बारे में से नहीं बताया, शायद सर्जेंट को भी ये बात पता नहीं होगी। और क्योंकि देखो प्रतिबंधित क्षेत्र में इतना लंबे समय तक कोई रुकता भी नहीं। जू जो था ना इस स्टैचू को नमन करता है, एक मोमबत्ती जलाता इस पुतले के सामने रख देता है और मंदिर से फिर जाने लगता है। इसको बस वो जो तलवार से अटैक किया था ना उस पुतले ने, वो नहीं बोल रहा था भाई, क्या बेहतरीन अटैक था। और उस टेक्निक को ना ये प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था दिमाग में। इसे लग रहा था कि इस मूव को ये समझते जा रहा है। अब देखो जो ये टेक्निक प्रैक्टिस करता था ना वो माउंटेन इनकांटेशन वाला, उसमें गॉबलिन की इमेज थी। लेकिन अब ये क्या कर रहा था ना कि वो उस गॉबलिन को ना इस
अटैक से रिप्लेस कर रहा था। इस दौरान ये 4th लेवल में पहुंच चुका था, इसे पता भी नहीं चलता है और उसका दिमाग भी बहुत तेजी से डेवलप होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो गॉब्लिन है उसको रिप्लेस कर चुका था उस तलवार रूपी अटैक से और अभी अच्छे से सोच पाएगा, मतलब चीज़ें इसकी और माइंड शार्प होने लगती। 2 दिन इस दौरान बीत जाते हैं और ये प्रतिबंधित क्षेत्र के काफ़ी मतलब बाहर वाले क्षेत्र में आ चुका था और अब इसे वो जो क्रूज मिले थे वो अब नहीं मिलते। म्यूटेंट बीस्ट वगैरह थे लेकिन बहुत कम थे, तो अपने को सेव भी रख सकता था क्योंकि इसका जो कल्टीवेशन था वो बढ़ते जा रहा था। दोनों चीज़ इसे नहीं मिली थी, वो उम्र बढ़ाने वाला फूल भी और न तो वो क्रिस्टल जो कि आपके ज़ख्म को ख़त्म कर सकता है, लेकिन वो 7 पंखों वाला या 7 पत्तियों वाला पौधा मिल चुका था जिसको बेच करके अच्छा खासा स्पिरिचुअल कॉइन्स कमा सकता था। जंगल के काफ़ी बाहरी हिस्से में आ चुका था, तभी अचानक से रुक जाता है और एक पौधे की तरफ देखता जो कि उम्र बढ़ाने वाला पौधे के समान दिख रहा था। जैसा कि उखाड़ उखाड़ के रख लेता है, बेस कैंप की तरफ अपने मूव कर जाता है। रात का समय ज़्यादा नहीं हुआ था तो थोड़ी चहल पहल थी बेस कैंप में। तुरंत पहुंचता है अंदर में, आंगन में प्रवेश करता है, दरवाजा खोलता है और सर्जेंट बाहर निकल रहे थे। सर्जेंट इसे देख करके एक चैन की सांस लेते हैं कि तुम लंबे समय से गए हुए थे। जू बताता है कि मैं उस मंदिर के क्षेत्र में गया था। जू देखता है कि सर्जेंट मानो ज्यादा नींद नहीं ले रहे थे, उनकी आंखें लाल थी और जू समझ जाते हैं शायद इसकी चिंता में। सर्जेंट सरप्राइज हो जाते हैं कि वहां पर इतना दूर, लेकिन ये ज्यादा सवाल नहीं पूछते, सीधा इसको किचन की तरफ ले जाते हैं कि खाते हैं पहले कुछ, खाना अभी भी गर्म। इवन उन्होंने भी शायद नहीं खाया था। मतलब सोचो यार, सर्जेंट को भी थोड़ी पता था ये कब लौटेगा, लेकिन फिर भी सर्जेंट मतलब हर रात इसके लिए खाना बनाते थे और उसका वेट करते थे। फिलहाल ये खाना खाते हैं और सर्जेंट कहते हैं खाना खाओ, ज्यादा खाओ, तुम अभी ग्रो कर रहे हो, नहीं खाओगे ज्यादा तो लंबे उम्बे नहीं होगे। जो और खाने लगता है। मंदिर में जो हुआ था उसके बारे में यह बताता है सर्जेंट, जो कि एक घूंट मार रहे थे मदिरा का। ये सुनते हैं तो गहरी सांस लेते हैं कि हाँ, मैंने सुना था, किसी ने एक बार इसके बारे में कहा था और बहुत समय पहले, क्योंकि ऐसी घटना बहुत कमों के साथ हुई है। जैसे वो सिंगिंग वाली घटना भी बहुत कम के साथ हुई है ना, तो इसे लोग लेजेंड मान लेते हैं, मतलब कि एक किंवदंती या एक मिथिकल स्टोरी जिन पर लोग विश्वास भी करते हैं कह सकते हैं और नहीं भी करते हैं। सर्जेंट इस दौरान पुराने विचारों में खो जाते हैं, क्योंकि सिंगिंग की बात याद आती है तो उन्हें वो लड़की की भी याद आती है जो शायद उनसे रिलेटेड थी। और सुकिंग कहता है कि अरे आप तो विचारों में खो गए। तो सर्जेंट हंसते हैं, अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ। और फिलहाल ये टॉपिक बदल देते, सर्जेंट अपना पीते हैं, इससे बात करते हैं और जू अपना सुनते रहता है, मानो ये कि परिवार के हिस्से हो। फिलहाल अच्छी खासी रात हो चुकी थी। उसके बाद सर्जेंट अपने कमरे में चले जाते हैं। जू किंग अभी अपने कमरे में चला जाता है और जू अपना थोड़ा रूम साफ करता है, वैसे तो गंदा नहीं था बट फिर भी, और अपने साधना में लग जाता है। जब सूर्योदय का समय होने लगता है तभी आंखें खोलता है। जैसे ही निकलने वाला था इसके मन में एक विचार आता है, पहले वॉशरूम जाता, अपने हाथ धोता है। क्योंकि देखो ये सब आदत नहीं थी इसको, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा मैनर्स भी सीख रहा था अपना लौंडा, और वो कारवां की तरफ बढ़ता है जहाँ पर अपने ग्रैंड मास्टर बाई रहते थे, लेक्चर देते थे। इसका यही था कि लेट नहीं पहुंचना, क्योंकि वो उस समय सुबह के टाइम में अपने बच्चों को सिखाते हैं जो उनके अप्रेंटिस हैं, तो इसे फिर से सुनने को मिल जाएगा। और सही समय पे ये पहुंच भी जाता है। टेंट के बाहर खड़े होकर के शांति से सुनता है। आज चर्चा चल रही थी ब्लू लोटस फ्लावर सिरप के बारे में, जैसे कि ब्लू बर्ड्स ऑफ वाटर लिलीज से बनाया जाता है, जो कि आपके फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है, खांसी उसी में मदद करता है, मतलब ऐसा बहुत सी चीजें चलती है। और वही लेडी बोल रही थी और बाई अपना सुन रहे थे। और 2 घंटे इस दौरान बीत जाते, दौरान जो टेंट था वो खुलता है। बाई इस समय जू की तरफ देखते हैं, वो बाहर आ चुके थे कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मतलब बाई का ऐसा नज़र उतनी शार्प नहीं थी, लेकिन ये था कि भाई ये लौंडा क्या कर रहा है। तो जू थोड़ा अपना नर्वस आ जाता है, तुरंत ही अपने सैक को खोलता है और वो पौधा निकालता है जो कि जस्ट बाहर निकलते समय से मिला था। कि मैं आपसे ये पूछना चाहता था ग्रैंड मास्टर भाई कि क्या ये उम्र बढ़ाने वाला पौधा है या नहीं है। भाई इसकी तरफ ना एकदम अचंभित होकर देखते कि जू का हाथ पहले से काफी साफ था, लेकिन जू का चेहरा ना काफी एंग्जाइटी से भरा हुआ था। फिर वो कहते हैं नहीं, ये नहीं है, और जू फिर यहाँ से जाने लगता है। पलट के देखता, जाते जाते देखता है भाई इसकी तरफ अभी भी देख रहे थे। ओल्ड मैन मुंडे हिलाते हैं। जू इनको देखता है, फिर रेस्पेक्ट दिखाता है, फिर निकल जाता है। अब इसके जाने के बाद भाई अपने टेंट में प्रवेश करते हैं। इस समय ना इनके जो गार्ड्स थे, इवन वो दोनों अप्रेंटिस भी ना शांति से बैठे हुए थे, एकदम पत्थर के समान मानो। इनके सामने मतलब अच्छे खाने, ड्रिंक्स वगैरह सब रखे हुए थे। इस दौरान सामने में एक ओल्ड मैन थे, बैंगनी कलर के कपड़े पहन के, और कहते हैं तो क्या सोचते हैं आप ग्रैंड मास्टर भाई। भाई ज़्यादा अचंभित नहीं होते इस ओल्ड मैन को देख करके, नहीं ज़्यादा चिंतित होते। ये भी अपना मदिरा उठाते हैं और कहते हैं आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं क्या सोचता हूँ। अब बैगनी वेशभूषा वाले जो वृद्ध पुरुष थे वो स्माइल करते हैं और कहते हैं मैं इस बच्चे के बारे में पूछ रहा था कि मैंने आपसे कहा था ना कि मैं जब आपका वेट कर रहा था तो मैं इससे मिला था, और ये वही बच्चा है, इसके अंदर अद्भुत क्षमता है। भाई कहते हैं कैसी क्षमता। ये बच्चा कान लगा के सुन रहा था। चलो ठीक है, बड़ी बात नहीं है। इस बार एक पौधा तोड़ के लाया और बोल रहा है क्या ये उम्र बढ़ाने वाला पौधा है। मुझे लग रहा है अगली बार ये और भी इधर उधर के एरू गैरू पौधे लाएगा बस कान से सुनने के लिए जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। वो तो आपने कहा था, नहीं तो मैं तो इसको कब का भगा देता। अब ये जो वॉयलेट
ओल्ड मैन तो वो कहते हैं, यार तुम्हारी जबान सच में छुरी के समान है, लेकिन तुम्हारा दिल एकदम टोफू के समान। अगर मेरे कहने से तुम तो सुनते भी नहीं, तुम्हें भी लगा होगा इसके अंदर कुछ क्षमता है, नहीं तो तुम इसको कब का भगा दिए होते। भाई कहते तुम इसे 7 ब्लड आइज ले जाना चाहते हो, है ना? वैसे बेरहम जगह ले जा करके तुम इसके जो पढ़ाई की काबिलियत है उसे ख़त्म कर दोगे, मतलब पढ़ाई वाली काबिलियत तो सच में। अब ये सुन करके ना ओल्ड मैन कहते मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, पढ़ाई में क्या ही रखा है, जो भी है इस दुनिया में वो कल्टीवेशन है। भाई कहते कुछ भी, तुम मुझे बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए और मैं सभी क्यों मांगते कि मैं 7 ब्लड आइज चलूँ। अब ये सुन करके ना वो ओल्ड मैन कहते हैं वॉयलेट वाले, अरे तुम अलग हो यार। भाई कहते हैं मैं कैसे अलग हूँ, अलग लुक देते हैं अभी। अब ओल्ड मैन जो वॉयलेट वाले थे वो कहते अरे मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम से आता, मैं तो वो भूल ही गया भाई, मुझे जाना पड़ेगा, मैं कल फिर आता हूँ, फिर हम बैठ के पीते हैं। जाते जाते ओल्ड मैन फिर से भाई की तरफ देखते और कहते भाई अगर आपको लगता है कि इस बंदे के अंदर क्षमता है, इसे थोड़ा और सिखाइए, मौका दीजिए, तो क्या बताइए 7 ब्लड आइज में एज अ स्टूडेंट, एज एकेडमिक और साथ में कल्टीवेशन बेस के साथ घुस जाए। उसके बाद ये चले जाते हैं अपने सेवक के साथ, क्योंकि आपको याद होगा तो ये हमेशा अपने सेवक के साथ चलते थे, ये जो वॉयलेट ओल्ड मैन है। अब इनके जाने के बाद चीज़ें यहाँ पर नॉर्मल हो जाती हैं टेंट के अंदर। यंग मैन जो था वो अभी भी काफ़ी बेचैन आत्मा दिख रहा था, लड़की अपना अलग खुश थी और भाई अपने जो थे ग्रैंड मास्टर भाई वो विचारों में खोए हुए थे, उस तरफ देख रहे थे जहाँ से ज़ू किंग गया था। तो देखो एक चीज़ और भी है कि ये जो मैं अभी 23वें 24वें चैप्टर में हूँ, जो बंदा है ना अपना एर्गन, ये नॉवल बहुत लंबा लिखता है, एक चैप्टर भाई बहुत लंबे होते हैं। और क्योंकि मैं इन डेप्थ एक्सप्लेन करता हूँ तो 2-3 चैप्टर में ही भाई 20-22 मिनट हो जाते हैं। इधर ज़ू अपने घर पे पहुँच चुका था। इससे भी लगता है यार कान लगा के सुनना सही बात नहीं, सुनना सही बात नहीं है, मुझे कुछ पे करना चाहिए उनको, लेकिन क्या पेमेंट करो। अब वो बाम्बू स्लीव निकाल और उस पर ना बाई का चेहरा बनाने लगता है अपने सरिया से। उसके बाद उस पर 4 नेम वो ऐड करता है सर्जेंट का, और 3 लोग वो थे जिसने इसकी मदद की थी स्लम्स में, मतलब वो इन लोगों को याद रखना चाहता था। फिर एक और बम्बू मतलब बांस का स्लिप निकालता और लेक्चर के जो भी चीज़ें सुना था ना ये उसमें लिखने लगता है, और सब समझ में आ चुका था। 27 प्रकार के जो औषधीय पौधे होते हैं ना, ये उनके बारे में सुन चुका था। अगले दिन की फिर सुबह होती है, ये जल्दी उठता ही था और ये जाता है, ये वो 7 पौधों वाला जो क्लोवर होता है उसे खरीदता है, कुछ और पौधे खरीदता है जो उम्र बढ़ा सकते हैं, और इन्हें ले करके बाई के टेंट की तरफ बढ़ जाता है। उसी जगह फिर से खड़ा होता है, पूरा लेक्चर सुनता है। हर पिछले दिन जैसा ही होता है, भाई फिर बाहर आते, फिर वही चीज पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और ज़ू फिर से वही सवाल पूछता है। भाई कहते हैं यार ये बंदा, और भाई उसके बाद ना जितने पौधे ये लाया था ना उसके बारे में ज़ू किंग को बताते हैं, ये पौधा इसका ये काम है। ज़ू काफी खुश हो जाता है, ये फिर से इन्हें रिस्पेक्ट दिखाता है और निकल लेता है। जाते जाते देखता है अपने कंधे से ना ऐसा कंचे मार के भाई इसकी तरफ देख रहे थे, चारों में से मानो हाँ में सर हिलाते हैं। ज़ू फिर से रिस्पेक्ट दिखाता है और गायब हो जाता है, और यही चलते रहता है 15 दिनों तक। और ये ना बहुत सारे बांस का स्लिप बना चुका था, पूरी इन्फॉर्मेशन लिखता था जिनके ऊपर। गार्ड्स भी उनको आदत हो चुकी थी। इवन एक दिन तो बारिश हो रही थी अच्छी खासी, तो भाई को लगता है और इवन उनके दोनों शिष्य को भी लगता है कि ज़ू नहीं आएगा गार्ड्स वगैरह को, लेकिन वो आता है। न तो हवा का झोंका इसे रोक सकता था, न बारिश की बूंदें। दोनों बच्चे भी काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। एक दिन क्या होता है ना, ज़ू नहीं आता है तो ये दोनों भी बाहर झांक के देख रहे थे, हैं आज ये कैसे नहीं आया, वो बंजारा। लेकिन ज़ू आता है थोड़ा सा थके थके, क्योंकि उसके एक दिन पहले ना वो प्रतिबंधित क्षेत्र गया और वो फिर से वो चीज़ें ढूंढने के लिए, वो उम्र बढ़ाने वाला पौधा और वो जख्म के जो निशान रहते उसको मिटाने वाला क्रिस्टल, और बहुत सारे म्यूटेंट बीस्ट को भी मारता, तो उसके स्किल्स बढ़ रहे थे। और अभी भी वो दोनों चीज़ें से नहीं मिलती। और लेट क्यों होता ना कि एक म्यूटेंट बीस्ट इससे खतरनाक मिल गया था, तो बहुत अच्छा बैटल होता है इसका उसके साथ, फिर ये बच गया था और ये रेस्ट भी नहीं करता और सीधा लेक्चर के लिए पहुंच जाता। और बून ब्लेड भी कहीं जाता था तो इससे इंश्योरेंस लेता ही, अगर मुझे कुछ होगा 3 दिन बाद तो तुम्हें आना है, ऐसा जो भी, तो इसको फ़ायदा उससे भी मिलता था, क्योंकि अभी तक उसे वो जो कंफ्यूज करने वाला धुंध होता वो मिला नहीं था, तो ज़ू को जाना नहीं पड़ता था। और जिसकी वजह से ना बहुत सारे लोगों को ये पता चल जाता है कि ज़ू निकाल सकता है उस चीज़ से, तो वो लोग भी इंश्योरेंस अपना दे के जाते थे ज़ू को कि अगर हम 2 दिन बाद नहीं लौटेंगे या 3 दिन बाद, तो तुम हमें आना बचाने के लिए जो भी। तो ज़िंदगी इसकी अच्छी चल रही थी, क्योंकि सर्जेंट अब कोई मिशन पे जाते नहीं थे। ज़ू भी अपना रेंट में हिस्सा देना चाहता था, बट सर्जेंट मना कर देते, लेकिन ज़ू भी जिद करता है। सर्जेंट समझ जाते कि मानना ही पड़ेगा, नहीं तो ये बच्चा नहीं सुनेगा। सर्जेंट भी अपना खाने वाने पे अच्छा ध्यान देते थे, इवन नए कपड़े भी लाते हैं ज़ू के लिए, और ज़ू का सबसे बेहतरीन समय होता था रात का खाना। सर्जेंट मानो ऐसे ग्रैंड पाना जो रिटायर हो जाते हैं वैसे थे इसके लिए, और चीजें इसको बताते रहते थे आसपास जो भी होती थी। बीच बीच में तिरंदाज और वो लड़के ग्रेसफुल भी आते थे कभी कभी, और इनको रात में खाने पर मिलते थे। ज़ू के दिन काफी अच्छे चल रहे थे 6 सालों में, अभी इसके खुशी के मानो समय थे। खाने के लिए खाना था, पहनने के लिए कपड़ा था, कंपनी देने के लिए सर्जेंट जैसा इंसान था, कल्टीवेशन भी इम्प्रूव हो रहा था, नॉलेज भी बढ़ रहा था।
तो क्या ही चाहिए। अब एक दिन जाता है सुबह ये तो देखता है कि बाई टेस्ट कर रहे थे अपने अप्रेंटिसेस को। सब पूछते हैं उनका जो एक शिष्य था, लड़का या लड़की, मुझे नाम में देखो चाइनीज़ में कन्फ्यूज़न रहते हैं। तो नाम था चेन फे युआन, कि तुम मुझे ये मृत लाश मॉर्निंग ग्लोरी के बारे में बताओ। अच्छा, तो लड़की का नाम टिंग यू था और लड़के का नाम चेन फे युआन। अब जैसे सवाल सुनता है ना लड़का फे युआन, वो हकलाने लगता है, कुछ बकवास करता है, फिर शांत हो जाता है। बाई से डांटते हैं कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, टिंग यू तुम जवाब दो। नॉर्मली लड़की तैयार रहती थी, इसको हर चीज़ का जवाब आता था, लेकिन आज वो भी नहीं दे पाती। नाम थोड़ा बहुत बताती है डेफिनेशन, लेकिन फिर भूल जाती, बोलती है टीचर मैं भूल गई। वो गुस्से में थे और फिर बोलते बच्चे तुम जवाब दो। जोकिंग थोड़ा ब्लैंक हो जाता है, मेरे से पूछ रहे हैं। वो फिर बोलना शुरू करता है, तो सही जवाब दे देता है। देखो मैं पूरा तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा उस पौधे का गुण, इतना समझ लो कि उसमें यिन और यांग की प्रॉपर्टीज होती है। दोनों बच्चे जो शिष्य थे ना वो बोलते यार ये बंदा, और वो ओवरडोज के बारे में भी कुछ पूछते हैं सवाल। जोकिंग थोड़ा सा नर्वस फील करता है, बट बताता है ओवरडोज के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, कि आपका पेट दुखा रहा हो, आपको थोड़ा हेलुसिनेशंस हो रहा हो, अगर आप इसको काउंटर नहीं करोगे इस जहर को तो 15 मिनट फिर आप शहीद हो जाओगे। वो पूछते हैं जहर को कैसे काउंटर करो। जो बताता है अपना कि उल्टे उल्टी या जो भी चीजें, जो भी ट्रीटमेंट के तरीके थे, वो ट्रीटमेंट 3 दिन तक चले। और भाई सुनते रहते हैं टेंट में बैठ के। और जब देखो भाई तो एकदम उनका एक्सप्रेशन लेस चेहरा था, लेकिन बच्चे जो थे उनके नए अप्रेंटिसेस एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो ना पोलैरिटी के बारे में पूछते हैं, येन और यांग के, उसके बारे में भी जो बता देता है। फिर किसी और उस पौधे के बारे में पूछते हैं कि वो किसके साथ तुम कंबाइन कर सकते हैं, जो भी जो ये भी बता देता है। जो माइंडसेट लीफ रूट्स करके थे। और भाई ना क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जाते थे। जैसे आपने बताया कि मृत्यु क्या होती है, तो उसने बोला कि मृत्यु ये होती है, तो उसमें एक और सवाल बना दिया। ऐसे पूछते जा रहे हैं और जो बताते जाता है, नर्वस फील करता है लेकिन बताते जाता है। बेसिकली भाई ने जो भी इन दिनों में चीजें पढ़ाई थी ये उसी से सवाल पूछते हैं, और जो पूरा याद करके था। दोनों बंदे जो थे ना शिष्य कांपने लगते। लास्ट में भाई एक फाइनल सवाल पूछते कि 1 साल पुराने वो जो पौधा है नाइट को 3 साल के क्लाउड पासिंग टफ के साथ तुम्हें कंबाइन करना, और उसमें एक 9 साल का एक और मतलब कोई पौधा कालियांग ऐड करना, तो वो जो बनेगा उस औषधि का क्या गुण होगा। ये सुन करके दोनों शिष्य एकदम शांत हो जाते। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था यार, कि तुम इसमें 3 अनुपात ये मिला रहे हो, 4 अनुपात ये मिला रहे हो, क्या बनेगा, उसका क्या गुण होगा। और जू भी इस बार सही जवाब नहीं दे पाता है। तुरंत 30 सांस सोचता है, उसके बाद बोलता है कि अस्वास्थ्य को तो सप्रेस करना मुश्किल होगा, आंग और ये ऐसा कुछ तो बताता ही है। बोलते बोलते जू कुछ रियलाइज करता, तो बाई बेस को फिर कुछ चीजें समझाते कि 70% मिला दोगे पिल फॉर्मूला बन जाएगा, जैसे कि बेसिक ग्रैंडाइजेशन पिल कहते हैं। फिर ये बोलते तुम्हारे पास कुछ अगर सवाल है मेरे लिए तो पूछो। मतलब ऐसा 1 महीना से ऊपर हो चुका था, ये लेक्चर सुनते रहता था और इसके बहुत सारे सवाल थे जो इसे पूछना था। डाउट आते थे बट ये बीच में पूछ नहीं सकता था, इन बाई ने इसे मौका दिया था। तो एक सवाल पूछा कुछ फ्लेमे रॉप हैम्प और यांग सीड नीडल्स के बारे में। मतलब दोनों एक समान होते हैं लेकिन अंतर क्या होता है, थोड़ा तो डिफरेंस होगा। और कॉफिंग रेस्टिंग बर्ड्स को आप दिन में क्यों नहीं उठा सकते हो। कुछ और एक सवाल पूछा अनहेल्दीनेस के बारे में, जिसका सभी जवाब देते हैं बाई। जोकिंग के सवालों का मानव अंतर नहीं था, लेकिन जवाब वो देते जाते। लेक्चर जब खत्म होते उससे भी ज्यादा का समय जा चुका था। और बाई के जो दोनों डिसाइपल्स थे उन्हें लग रहा था भाई ये कौन है, भाई फ्रीक है क्या ये। जो भी सूर्य की तरफ देखता है उसको समझ में आ रहा था लेट हो चुका है, तो ये सवाल पूछना बंद कर देता है। आज इसको बहुत फायदा मिला था, बहुत सारे सवालों का जवाब जान चुका था, लेकिन जो इसकी ज्ञान की जो भूख थी ना वो और बढ़ती जाती है। जैसे निकलने वाला था बाई कुछ एक चीज और कहते हैं, तो अब से तुम बाहर नहीं रहोगे, अंदर आ सकते हो, और वो कुछ भी ऐसे पौधे उठा उठा के मत लाया करो। अब ये ना मतलब ये जब बोलते हैं तो ये थैंक्स बोलता है इन्हें, और एकदम विनम्रता से इन्हें रेस्पेक्ट दिखाता है, फिर चला जाता है। इस बार ये नहीं देखता है जाते जाते कि भाई इसकी तरफ देख रहे हैं नहीं, बस इतना सुनता है कि अपने दोनों शिष्यों को गरिया रहे थे। और ये जो भी हुआ था ना सर्जेंट को पता, तो ये ओल्ड मैन भी काफी खुश हो जाते, चलो यार लड़का खुश है। और जानते थे कितना मेहनत कर रहा है ये, प्रतिबंधित क्षेत्र भी जाता था, और क्यों जाता था इन्हें पता है कि उम्र बढ़ाने वाली औषधि ये ढूंढना चाहता था। और कहीं ना कहीं बचाया भी था इसने सर्जेंट को। अगर ये वो जो पिल्स खिलाते खिलाते इन्हें लाता नहीं तो सर्जेंट भी कब के मर चुके होते। लेकिन जब देखते थे ना ये कि जू थक के आ रहा है तो इन्हें थोड़ा बुरा लगता, लेकिन जब इसे आज काफी खुश देखते हैं तो और खुश हो जाते हैं, और खाना मस्त बना के खिलाते थे। जो भी ये समझाते ना जू को, जू एकदम सीरियसली लेता था। अब जू काफी एक्साइटेड था ना, क्योंकि अगले दिन से टेंट में जाना है, तो इसे नींद भी नहीं आ रही थी। तो फिलहाल ये कुछ चीज़ों को मन को शांत करता है। पहले बहुत सी सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी ना, कल्टीवेशन में लग जाता है। रात शीघ्र ही बीत जाती है और सुबह का समय हो जाता है। नए कपड़े पहनता, लौंडा हाथों धोता है, फिर जाता है। बाहर निकल ही रहता है, सर्जेंट इसे रोकते हैं। इसे बहुत चीज़ें समझाते हैं ना अच्छे स्टूडेंट कैसे बनते हैं, सर्जेंट इसको बताए थे। अभी भी कुछ बताते हैं, जू सुनता है और इसे एक सैक पकड़ा, तुम खाली हाथ भी नहीं जा सकते। ये लेना नहीं चाहता था बट सर्जेंट इसे लुक देते हैं, ये रख लेता है। एक अल्कोहल का डब्बा लाते बेसिकली, और कहते हैं जितना मुझे पता है बाई को बहुत पसंद है, ये ले जाओ उनके पास। फिलहाल ये निकल जाता है। इसे जाते देख सर्जेंट काफी स्माइल करते कि बच्चा पहले से काफी खुश है। जू अपना काफी खुश था, साथ में नर्वस भी था। जैसे ही आता है तो थोड़ा सा ऐसा
खटखटाते हैं जो भी बोल लो, बाई की आवाज़ आती है अंदर आ जाओ। अब अंदर जाते हैं तो गार्ड्स भी देखते हैं, फिर वो उनके 2 शिष्य भी। लड़का जो था ना थोड़ा-सा ले ये क्यों आया है ऐसा इसका ऐसा भावना था। लड़की थोड़ी उत्सुक थी। ज़ोकिंग अपना रिस्पेक्ट दिखाता है, टैक भी जिसमें जो भी सामान थी और ये जो मदिरा था वो भी इन्हें पकड़ाता है। दोनों हाथों से ऑफ़र करता है और देखता है कि बाई की आँखों में एक वो गर्माहट थी। वो शैक को तो नहीं छूते लेकिन अल्कोहल एक्सेप्ट कर लेते और एक घूँट भी लेते और कहते हैं फिर शुरू करते हैं। फिर वही कुछ टेस्टिंग वस्टिंग के सवाल जो उनके रहते थे वो पूछते हैं और आज के दिन ना दोनों लड़के विद्यार्थी उनके शिष्य भी सभी सवालों का जवाब देते हैं। फिर वो ज़ू से सवाल पूछते हैं, ज़ू भी सभी सवालों का जवाब देता है और फिर वो अपने लेक्चर जैसे नई चीज़ें बतानी है तो वो देना शुरू करते हैं। तुरंत धीरे-धीरे 12-15 दिन और बीत जाते। अब तो ये ऑफिशियल पार्ट था क्लास का, नॉलेज इसका बढ़ते जा रहा था। फिर से लड़का थोड़ा जो बंदा था ना फे युवान, कुछ दिन तो कंपटीशन में रहता है लेकिन फिर नॉर्मल हो जाता है, जैसे कुछ पढ़ाई नहीं किया, आदत कैसे छूट सकती है। और जो लड़की थी वो ज़ोकिंग के बराबर चलती और थोड़ी-थोड़ी बात भी करती थी ज़ू से। वो ज़्यादा सवाल ऐसे पूछती थी कि बेस कैंप में कैसा जीवन है। ज़ू ज़्यादा जवाब तो नहीं देता, बेसिक चीज़ें बता देता था। फे युवान थोड़ा अलग था, बहुत कम बात करता था, 1-2 शब्द बोलते वही बहुत है। अब ज़ू को बहुत चीज़ों का नॉलेज हो चुका था, तो प्रतिबंधित क्षेत्र में पहले तो इसको हर एक पौधे एक समान लगते थे, लेकिन अब उसका ज्ञान बढ़ रहा था तो हर एक पौधे के बारे में से पता होते जा रहा था। इससे ये भी पता चलता है कि ज़्यादातर जो प्रतिबंधित क्षेत्र में पौधे हैं ना वो यिन टाइप के हैं, मतलब जहरीले, और जो लाइफ फोर्स को बढ़ाते हैं वो यांग होते हैं, कि बहुत कम है। तो ये अपना भी रिसर्च करने लगता पौधों के ऊपर, जहर पे ज़्यादा फोकस करता है क्योंकि यहाँ पर जहरीले पौधे ज़्यादा थे, और अपना एक लेबोरेटरी टाइप बना लेता है जहाँ पर इन जहरीले पौधों का ये अध्ययन करता था। अब जहर इस पर वैसे भी उतना काम नहीं करता था क्योंकि इसकी बॉडी में वो क्रिस्टल था जिसको जो कि इसे नलीफाई कर देता था। अलग अलग जहर के सीरम्स बनाने लगता है। देख रहे हो ये कितना जहरीला आदमी है, 8 पौधे को मिला करके बनाता है और उसमें वाइपर को भी जहर को ऐड कर देता है। टेस्ट भी करके देखता है, जो कि अगर आप गिरा दो ना एक जहरीले बीस्ट पर तो उसे गला देगा 5 सांस के अंदर, लेकिन जीवित प्राणी भी यूज करोगे तो उतना इफेक्टिव नहीं। बट फिर भी ये इसका पहला ऐसा मतलब रिसर्च था। सुखा उखा करके इसका ये पाउडर बना लेता और नाम देता है लाश रेवेजिंग पाउडर। अब देखो यांग वाले पौधे तो कम थे लेकिन इससे फिर भी कुछ मिल जाता, ये उनके साथ भी एक्सपेरिमेंट करता। अब एक्सपेरिमेंट कैसा कर रहा था ना, यिन और यांग को कंबाइन करके देख रहा था, जिसमें कि ये ना वो 7 पौधों वाला क्लोवर भी मिला देते जो कि आपके करप्शन को सप्रेस कर सकते, और जैसे कि ये बाई को दिखाता है कि क्या ये सर्जेंट की हेल्प कर सकता है। बट बाई कहते नहीं, लाइफ स्पैन पौधे के बिना कुछ और काम नहीं कर सकता। इवन जो अभी वो दवाइयाँ ले रहे हैं ना समय के साथ वो भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि देख भी रहा था, वो सही भी बोल रहे थे भाई कि सर्जेंट दवाई तो ले रहे हैं लेकिन वो कमजोर होते जा रहे हैं। तो बस ये देख रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा। अब एक दिन वो और सर्जेंट खा रहे थे साथ में। सर्जेंट भी बोलते कि वो भी सोच रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ ना बेस कैंप से बाहर में एक अच्छा घर और ले लूँ रहने के लिए, और वैसे भी तुम्हारा फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, तुम यहाँ पर तो रहोगे, मेरे साथ ऐसे सही नहीं है। ज़ू पूछता है आप वापस आओगे, तो वो कहते क्यों नहीं, मैं तुमसे मिलने आते रहूँगा, क्योंकि सर्जेंट नहीं चाहते थे कि ज़ू जो है ना इनके लिए प्रतिबंधित क्षेत्र का जो खतरा है वो फेस करे। और सर्जेंट भी कहते तुम कभी भी आ सकते हो मेरे पास। ज़ोकिंग हाँ में सर लाता। ज़ू अपना कल्टीवेशन में फिर रात के टाइम लग जाता है। सर्जेंट के रूम की तरफ देखता है, बाई के पास लेक्चर के लिए जाता ही था, फिर प्रतिबंधित क्षेत्र जाता था वो पौधा ढूंढने के लिए जो उम्र बढ़ा सकती है। जैसा कि बाई ने कहा था कि वो पौधा भाई बाई चांस मिलता है, लक बाई चांस, ढूंढ के तो नहीं मिलता है, वैसा ही हो रहा था। तो कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।